अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं इस चैनल के ऊपर ये जो इंटीग्रल इक्वेशन का कोर्स है इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट को मैक्सिमम कवर किया जाए। तो आज की इस पहली वीडियो में हमने सिंपली देखना है कि इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, मतलब इसकी टाइप्स देखनी है जो कि आगे इस्तेमाल होने वाली है। तो इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन in which the unknown function u of x appears under an integral sign। कोई भी इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन तब होगी अगर कोई भी अननोन फंक्शन हो, हमने उसे क्या दिया u of x, अगर वो अपीयर हो अंडर इंटीग्रल साइन तो वो क्या हो जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन। अ जनरल एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज u of x इज इक्वल टू f of x प्लस इंटीग्रल k of x xi u of xi dxi। यहाँ पे ये जो k ऑफ एक्स एक्साई है ये फंक्शन है दो वेरिएबल का, वेयर k ऑफ एक्स एक्साई इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स कॉल्ड द कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये जो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है ये कर्नल होता है उस इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक हो गया। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन कि अगर कोई अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन अपीयर हो तो वो क्या होती है इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स उसको हम इससे डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला यह है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब देखो इसमें इंटीग्रल साइन के अंदर एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, और यहाँ पे इसका के ऑफ एक्स क्या है एक्साई, वो हमारे पास माइनस आयोटा के एक्स, ये उसका क्या है कर्नल आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका ये जो पाव ये हमारे पास गिवन ये वाली जो टर्म है ये इसका इस इक्वेशन का क्या है कर्नल है, क्योंकि इसमें अब ये एफ ऑफ एक्स इस इंटीग्रल के अंडर अपीयर हो रहा है, इस वजह से फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या है इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक हो गया। उसी तरह ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है उसका फार्मूला है इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये भी क्या है इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि एफ ऑफ टी अंडर इंटीग्रल साइन अपीयर हो रहा है, और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी यह यहाँ पे क्या है इस इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल। ठीक हो गया। अब आगे बात हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इसकी टाइप्स। तो पहली हमारे पास टाइप है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द इंटीग्रल इक्वेशंस विद वेरिएबल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसी इक्वेशन मतलब पहले तो वो इंटीग्रल इक्वेशन होगी, लेकिन हमने उसके बाद देखना है कि उसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है। अगर तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल होगी, दोनों में से कोई एक वेरिएबल होगी, जैसे कि हमारे पास इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन में अपर जो लिमिट है वो क्या है वेरिएबल है एक्स है। ठीक हो गया। तो अगर द इंटीग्रल इक्वेशन विद वेरिएबल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सच है, जैसे कि ये गिवन है हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी वेरिएबल, अब जैसे वेरिएबल किससे होता है वी से, मतलब चेंज होता रहता है, वेरिएबल वी से बनता है और वोल्टेरा भी क्या बनता है वी से ही। तो अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल होगी तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी वोल्टेरा हो जाएगी। ये इसकी ट्रिक है, वी से ही वेरिएबल, वेरिएबल वी से ही वोल्टेरा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन जाएगी वोल्टेरा। तो सेकंड हमारे पास है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। द इंटीग्रल इक्वेशंस विद लिमिट्स ऑफ विद फिक्स्ड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, जैसे कि 5 है वो फिक्स्ड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, फिक्स्ड है। अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो फिक्स्ड हो तो वो क्या बन जाएगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। द इंटीग्रल इक्वेशन विद फिक्स्ड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सच है, जैसे कि हमारे पास ये गिवन है यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा लिमिट ए टू बी के ऑफ एक्स एक्साई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल नहीं है, मतलब एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर है। तो इसका फॉर्म की जो लिमिट इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो क्या होगी फ्रेडहोम, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जैसे कि फ्रेडहोम एफ से बन रहा है, तो अगर इंटीग्रल इक्वेशन की लिमिट्स फिक्स्ड होगी तो वो क्या हो जाएगी फ्रेडहोम, एफ से ही फिक्स्ड एफ से ही फ्रेडहोम। इसी तरह वी से ही वोल्टेरा वी से ही वेरिएबल, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल होगी तो वोल्टेरा, अगर फिक्स्ड होगी तो फ्रेडहोम। तो नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप्स।
हमने देखा था कि इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप्स क्या है, वोल्टेरा और फ्रेडहोम। अब हम आगे डिस्कस करेंगे वोल्टेरा और फ्रेडहोम की टाइप्स, मतलब इनमें दो टाइप्स है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। इसी तरह फ्रेडहोम की भी दो काइंड्स है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। तो इसके लिए देखते हैं, द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इन यू ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एच ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ऑफ एक्स के ऑफ एक्स आई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ठीक हो गया। मतलब कहने का है कि हर जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि फर्स्ट हमने डेफिनेशन में, जैसा कि यू ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखो यू ऑफ एक्स के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम कह देते हैं कि एच ऑफ एक्स यहाँ पे इसमें क्या है, वन है, तो ये इसी फॉर्म में नहीं हो जाएगी रिप्रेजेंट, ये वाली इक्वेशन इसी फॉर्म में। तो कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक हो गया। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन व्हेन बी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं कि जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अपर वेरिएबल, तो वो वोल्टेरा हो जाएगी, अगर फिक्स्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्रेडहोम। तो कोई भी गिवन डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म में अगर उसकी ऊपर वाली क्या हो जाएगी, मतलब वेरिएबल, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल हो जाएगी, तो फ्रेडहोम बन जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी काइंड, ये फर्स्ट काइंड कब होगी, अगर ये जो हमारे पास एच ऑफ एक्स है, ये अगर ये एच ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए, व्हेन एच ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की फर्स्ट काइंड बन जाएगी अगर एच ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। इसी तरह तो अगर देखो, अगर यहाँ पे एच ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सारी ज़ीरो हो जाएगी, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स के ऑफ एक्स आई यू ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी तरह अगर इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, अगर ये वन हो जाए, अगर तो जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, फर्स्ट काइंड। इसी तरह अगर एच ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो जाए देन इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो देखो अगर वन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यू ऑफ एक्स रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड काइंड आ जाएगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की। अगर एच ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो फर्स्ट काइंड, अगर एच ऑफ एक्स इक्वल टू वन हो जाए तो सेकंड काइंड। तो जैसा कि हमारे पास ये, अच्छा, सेकंड काइंड के लिए ट्रिक ये है कि उसके लेफ्ट साइड पे भी कोई ना कोई एक एक्स का फंक्शन होगा और राइट साइड पे भी क्या होगा, एक्स का ही फंक्शन होगा। तो दोनों साइडों पे, उसके दोनों साइडों पे क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा वोल्टेरा सेकंड काइंड के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से एक्स के ऑफ एक्स एक्स आई वाई ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। यहाँ पे जो के ऑफ एक्स एक्स आई है वो हमारे पास है लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्स आई। अब देखो, अब हमने चेक करना है कि एक तो ये है कि वोल्टेरा है क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि ये फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दोनों तरफ क्या होगी, एक्स का ही फंक्शन होगा। अब देखो लेफ्ट साइड पे तो एक्स का फंक्शन है, लेकिन राइट साइड पे वन आ रहा है, एक्स का फंक्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये एक्स का ही फंक्शन है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं वन इंटू एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो। इसके मतलब इसको एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो क्या होगा, वन होगा। तो इस वजह से इसके साथ एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो है, मतलब ये भी क्या है, एक्स के मतलब एक्स का ही फंक्शन बन रहा है। तो दोनों साइडों पे क्या आ गया, एक्स का ही फंक्शन। तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड काइंड है वोल्टेरा की। तो जो अभी हमने मेथड फॉलो किया है चेक करने के लिए कि कब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड की होती है, कब सेकंड, वही सेम फ्रेडहोम के लिए है। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, अगर अपर लिमिट ये क्या हो जाए, एक्स क्या हो जाए, और अपर लिमिट वी ऑफ एक्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब फिक्स्ड हो जाए, तो ये क्या बन जाती है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमने चेक करना है कि कब फर्स्ट काइंड होती है, कब सेकंड। वही सिंपली अगर एच ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो फर्स्ट काइंड, अगर एच ऑफ एक्स इक्वल टू वन तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड काइंड। जैसा कि ये आ गई फर्स्ट काइंड, ये आ गई सेकंड काइंड रिस्पेक्टिवली। तो ये तो थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और उनकी आगे टाइप्स फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, और फ्रेडहोम के भी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। अब हम आते हैं आगे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन की तरफ। द वोल्टेरा इंटीग्रल एंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ए एंड बी, जैसा कि हमारे पास ये ए है क्योंकि ये
वोल्टेरा है और ये क्या है, फ्रेडहोम है। ये कब होमोजीनियस बनेगी, ये तब होमोजीनियस बनेगी जब ये जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आ रहा है सिंगल, ये ज़ीरो हो जाए। ठीक हो गया। इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तब ये वाली फ्रेडहोम क्या बन जाएगी, होमोजीनियस, और ये वाली वोल्टेरा क्या बन जाएगी, होमोजीनियस, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। An integral equation turn into linear integral equation in u of x if when u1 of x and u2 of x are solutions to its associated homogeneous equation, then their linear combination c1 u1 of x plus c2 u2 of x is also solution to that homogeneous integral equation। अब ये डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन, अब हमें नहीं पता कि वो अब होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। अगर नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले हमने उसे क्या करना है, होमोजीनियस बनाना है। ठीक हो गया, एसोसिएट करना है उसे होमोजीनियस इक्वेशन में। तो जब हम उसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस निकाल लेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास के दो सोल्यूशन आ जाएंगे, u1 ऑफ एक्स एंड u2 ऑफ एक्स। अगर हम उन दो सोल्यूशन से उसका लीनियर कम्बिनेशन बनाए, लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, उनको दो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उन सोल्यूशन को उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। अगर लीनियर कम्बिनेशन जो बना है अगेन वो भी सोल्यूशन हो उस एसोसिएटेड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन है कि अगर u1 ऑफ एक्स एंड u2 ऑफ एक्स ये सोल्यूशन हो इंटीग्रल इक्वेशन के, एसोसिएटेड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के, तो जब हम उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाए वो भी उस एसोसिएटेड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या हो, सोल्यूशन हो, तब हमारे पास वो इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। तो दूसरी तरफ आ गई नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब देखो हम जानते हैं कि नॉन मतलब जैसे कि हमारे पास ये है एक्स, हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगा इसकी पावर, क्योंकि इसकी यहाँ पे पावर 1 है। इस तरह अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका ग्राफ तो लीनियर नहीं ना बनेगा, वो तो इस तरह का कुछ बनेगा पैराबोलिक टाइप, लेकिन तो ये तो लीनियर नहीं ना है। एफ ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं है। इसी तरह अगर यू स्क्वायर यू की पावर ही 2 आ गई उस इंटीग्रल इक्वेशन में, तो वो तो लीनियर ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से u ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल k ऑफ एक्स टी यू स्क्वायर ऑफ टी इज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक हो गया। पहली कंडीशन यही होता है कि इंटीग्रल के लिए और लीनियर के लिए कि वो उसकी पावर 1 हो, 2 या 3 या हो ना, 1 के अलावा और कुछ ना हो, मतलब 1 हो। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ गई सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन if the range of integration or the kernel k of xi becomes infinite in the range of integration। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर तब होगी अगर उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिट हो, या फिर उसका जो कर्नल हो वो इन द रेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, लिमिट या तो फिर इन्फिनिट हो जाए, या सेकंड उसका के ऑफ एक्स टी जो हमें लिमिट इंटरवल गिवन है उसमें से किसी भी एक पॉइंट पे क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसमें देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, इन्फिनिट होगी, तो इस वजह से ये क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास अब ये इंटीग्रल इक्वेशन है। अब देखो अब इसमें वेरिएबल क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से x, इन्फिनिट नहीं है, लेकिन हम यही देख के नहीं कह सकते कि ये सिंगुलर नहीं है। आगे हमने ये भी चेक करना होता है कि उसका जो कर्नल है, जैसे कि यहाँ पे इसका कर्नल है x माइनस एक्साई पावर अल्फ़ा, ये इसका कर्नल है। अब हमने ये भी चेक करना है कि ये जो हमें रेंज गिवन है इंटीग्रेशन की लिमिट्स की, उस पर किसी एक पॉइंट पे ये वो तो नहीं हो रहा, इन्फिनिट तो नहीं हो रहा। वैसे तो ये दिखने में तो ये लग रही है क्या है, वोल्टेरा है, वोल्टेरा है, क्योंकि लिमिट क्या आ गई इसकी वेरिएबल। हमने अब चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं। तो सिंगुलर के लिए या तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिट हो, सेकंड या तो कर्नल क्या हो, इन्फिनिट हो जाए इन द रेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो वैसे पहली कंडीशन तो कोई नहीं सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, इन्फिनिट नहीं है, सॉरी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिट नहीं है। सेकंड हमने देखना है कर्नल इसका। अब देखो ये जो इसका कर्नल है ये जब x की जगह एक्साई पुट करेंगे तो इन्फिनिट हो नहीं जाएगा, क्योंकि 1 ओवर एक्स की जगह एक्साई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो
एक्स पे ये क्या हो रहा है, कर्नल इन्फिनिट हो रहा है, इस वजह से ये इंटीग्रल इक्वेशन भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंटीग्रल इक्वेशन और इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे इसी टॉपिक के बेस पे पूरी इंटीग्रल इक्वेशन डिपेंड करती है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो उनके लिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट काइंड क्या होती है इंटीग्रल वोल्टेरा की, सेकंड काइंड क्या होती है फ्रेडहोम की, फर्स्ट काइंड क्या होती है, मतलब इनकी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं जिसमें हम फर्स्ट काइंड को सेकंड में चेंज करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में चेंज करेंगे। और कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो सिर्फ अप्लाई ही वोल्टेरा सेकंड इक्वेशन पे होते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट काइंड होती क्या है वोल्टेरा की, सेकंड क्या होती है फ्रेडहोम की, फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड क्या होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।